हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने एग्जाम की तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाएँ तो उसके लिए आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के 75 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हर चैप्टर से मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री के हर चैप्टर से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए हुए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और एक एक टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछे आ चुके हैं। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि जितने भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा सारे टॉपिक आपको चैप्टर वाइज में बताऊंगा। ठीक है, आपको ठीक है, आपको उसी टॉपिक को तैयार कर लेना है और इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना मेरा आप विश्वास करिए, आपको केवल इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलने वाले हैं पेपर में। ठीक है, 90+ नंबर आप आराम से लेकर के आएंगे। तो अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। क्या क्या आपको पढ़ना है आज की इस वीडियो में पूरी हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, मात्र 2 महीना आपके पास बचा हुआ है। तो 2 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला आप टॉपिक देख रहे हैं चैप्टर 1 से मैंने लिया हुआ है। चैप्टर 1 यानी कि आपका जो होता है विलियन यानी सॉल्यूशन, जो कि आपके चैप्टर का नेम है। तो वहाँ से उठाया मैंने विलियन तथा विलियनों के प्रकार। ठीक है, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले आपसे पूछाता है विलियन में विलियन क्या होता है और भाई उसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है कि विलियन क्या होते हैं और विलियनों के प्रकार क्या होते हैं। दूसरा भाई टॉपिक हम आपको बता दें हेनरी का नियम। भाई हेनरी का नियम क्या होता है? हेनरी का नियम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पेपर में पूछा आता है तो 2 से लेकर के 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अति लघु में ये पूछा जा सकता है आपसे, हेनरी का नियम समझाइए। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद हम भाई अगले टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज या मोल अंश जिसको आप लोग कहते हैं। ये जो 3 टॉपिक देख रहे हैं ना, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर विजिट करके आप आराम से देख सकते हैं। मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है और मोल प्रभाज या फिर उसको हम लोग मोल अंश भी कहते हैं, को आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, इन तीनों में आपसे पूछा जा सकता है कोई भी एक क्वेश्चन, क्योंकि भाई पेपर के आपके होते हैं 7 सेट। ठीक है, अब इन 7 सेट में कहीं ना कहीं पर आपसे कोई क्वेश्चन बन सकता है। मोललता हो सकता है इसमें पूछ लिया है कोई एक सेट में आपसे, मोललता पूछ लिया है या फिर आपसे मोल प्रभाज पूछ लिया है। तो आपको तीनों टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से जवान पर रटे होने चाहिए। ठीक है भाई, 5 तक हमने आपको बता दिया। अब छठा टॉपिक आपका है राउल्ट का नियम। ये आपके सब चैप्टर 1 से ही मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 के वो टॉपिक हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे आ चुके हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है भाई, उसका आपको पढ़ लेना है। उसके बाद कह रहा है कि आदर्श तथा अनादर्श विलियन। आदर्श क्या होते हैं यानी कि आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन क्या होते हैं, ये आपको उसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो ये भी पढ़ लेना है। 2 से 3 नंबर में आपसे सारे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। अगला भाई ये परासरण दाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परासरण तथा परासरण दाब, परासरण क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है और उसके परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, जैसे मान लिया हमारा कोई विलियन है, कोई विलियन है, इसमें हमारा कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो इसको ठीक है, इसमें अगर कोई गैस है हमारी, ठीक है, गैस हमारी ऑक्सीजन गैस है, तो इस गैस में जो हम इस गैस को रोकने के लिए जो हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, जो हम इस पर दाब लगा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब लगा रहे हैं। यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। आप इस तरह से बता सकते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको यही लिख कर आना है पेपर में। ठीक, बाकी मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री, फिजिक्स और सारे सब्जेक्ट की, आप वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो परासरण दाब आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब ये इतना हो गया आपका चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना भी आपसे चैप्टर 1 में पूछा था उतना मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम लोग बात कर लें चैप्टर 2 की। ठीक है, चैप्टर 2 में ये टॉपिक आपके वही रहेंगे। 8वां टॉपिक के बाद 9वां टॉपिक है, बस चैप्टर यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। चैप्टर 2 से मैंने लिया है जो कि आपके चैप्टर 2 का नाम क्या है, विद्युत रसायन। ठीक है, तो वहाँ से मैंने लिया हुआ है 9वां टॉपिक है विद्युत चालकों के प्रकार। जो चालक होते हैं विद्युत चालक, उनके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी विद्युत चालकों के प्रकार तो क्या होते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। टॉपिक है 10th टॉपिक है, ये चैप्टर 2 से। ये 10वां टॉपिक है विशिष्ट चालकत्व या चालकता जिसको कहते हैं। विशिष्ट चालकता भी कहा जाता है या फिर उसको चालकत्व भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, तो आप जानते होंगे रो से हम लोग दिखाते हैं विशिष्ट चालकता को। ठीक है, अगली है मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है भाई, मोलरता मोलरता तो वो अलग थी, यहाँ चैप्टर 2 में बात हो रही है मोलर चालकता की। मोलर चालकता क्या होती है इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा आपसे। 5 नंबर में मैक्सिमम में पूछा जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। ध्यान रखिएगा, टारगेट हम लोगों का कितना है भाई, 95+ है। तो ठीक है, तो 95 टारगेट ऐसे रखने से नहीं होता है, यानी इसके लिए को क्या करना होगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी आपको। ये 2 महीने जो आपके पास है, इसको भी आपको दिन रात भूल जाना है और केवल आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है अपनी। ठीक है भाई, रखने से टारगेट नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, कोई भी आपको स्किप क्वेश्चन नहीं करना है। और एमसीक्यूज पे आपको विशेष ध्यान देना है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। ठीक है, अगला भाई कह रहा है कोल राउस का नियम। कोल राउस का नियम क्या होता है ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। कोल राउस का नियम क्या है ये भी आपसे 3 नंबर में मैक्सिमम पूछा सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है ये सब। ठीक है, कोल राउस का नियम हो गया। अगला है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम भाई कितने थे, 2 नियम थे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, तो उन दोनों नियम को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। क्या
क्या क्या नियम वो कहते हैं। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोड। भाई इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड विभव दोनों अलग अलग टॉपिक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है ये तो आपसे पूछा सकता है, और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आपसे ये अति लघु में पूछा सकता है 2 नंबर में। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आज की इस वीडियो को पूरा देखते हैं और सारे टॉपिक आप कहीं नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो सारे टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट ही मिलने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, सारे टॉपिक आपको देखने हैं। ठीक है, क्या पता कौन सा टॉपिक आपके पेपर में आ जाए। अगला भाई टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, आपको दोनों तैयार कर लेने। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। रासायनिक श्रेणी आप जानते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, जिसमें आपको एटम्स को जो हमारे घटते और बढ़ते क्रम में लगाने पर जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है उन्हीं को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अगला भाई हम लोग बात कर लें सेल का विद्युत वाहक बल। 18वां टॉपिक हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का जो होता है विद्युत वाहक बल क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है सेल के बारे में। ठीक है, पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए सेल के बारे में। ठीक है, प्रकार के हमारे सेल होते हैं ये भी आपको पढ़ लेना। सीसा संचायक सेल होते हैं, बैटरी सेल होते हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर 2 के नोट्स फिनिश हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लें चैप्टर 3। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 से है। 19वां टॉपिक हमारा अभिक्रिया की दर या वेग। अभिक्रिया की दर आपको पढ़नी है, अभिक्रिया की दर क्या होती है और वेग क्या होती है। आपसे वेग नियम पूछा जा सकता है या फिर उसका दर व्यंजक निकालने के लिए डेरिवेशन दी जा सकती है 5 नंबर में, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया की दर और उसकी वेग, यानी कि अभिक्रिया की दर और कोटि आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, तो वहाँ से आपको ये डेरिवेशन निकालने को पूछा जा सकता है। ठीक है, अब भाई टॉपिक है 21, 21वां टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है आपने पढ़ा होगा, अभिक्रिया की वेग और अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है, दर और कोटि जो ज्ञात की जाती है वो कैसे ज्ञात की जाती है, उनकी क्या क्या विधियाँ हैं, इसके बारे में अभी आपको बताना रहेगा। ठीक है, अगला भाई है 22 यानी कि 22वां टॉपिक है अर्ध आयुकाल। आयुकाल का मतलब क्या होता है, T/2 यानी स्मॉल t/2, ये अर्धकाल से। ठीक है, इसको हम लोग अर्धकाल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं T/2 से। तो अर्ध आयुकाल क्या होता है ये भी आपको पढ़ लेना है चैप्टर 3 में। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये शॉर्ट नोट्स हैं सारे, आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगला भाई 23वां टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इनकी थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, तो इससे रिलेटेड आपसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा इन तीनों में से। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, प्रथम कोटि से हो सकता है आपको न्यूमेरिकल मिल जाए, या शून्य कोटि से आपको न्यूमेरिकल मिल जाए, या फिर द्वितीय कोटि का आपको न्यूमेरिकल मिल जाए। तो इसकी आपको डेरिवेशन भी अच्छी तरीके से तैयार करनी है, और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको 3 अभिक्रिया केवल आपके इंपॉर्टेंट है, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की और द्वितीय कोटि की। तो ये आपको 3 अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है, और इसके बाहर कुछ नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 3 में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है और आपके पास पूरी बुक रिवीजन करने का टाइम अब नहीं है, यानी कि आप इतना टाइम आपके पास नहीं है जो कि आप अपना कोर्स रिवीजन कर सकें। तो इसलिए मैं जितना आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, केवल अगर आप यही पढ़ लेंगे तो आपके 90+ और 95+ नंबर अच्छी तरीके से आराम से आ जाएंगे, कहीं नहीं गए। ठीक है, आराम से इसको बिल्कुल आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसके बाहर आपका कोर्स नहीं आएगा। ठीक है, अगला भाई टॉपिक कह रहा है 26वां टॉपिक कह रहा है अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि इसी चैप्टर में आपको मिलेगा, चैप्टर 3 में। तो आपको पढ़ लेना कि अभिक्रिया की आणविकता कैसे ज्ञात की जाती है और कोटि कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, ये जो 3 अभिक्रिया हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब भाई अगला, ठीक है, अब भाई अगला आता है आपका चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है आपका डी ब्लॉक के तत्व, यानी जिनको हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम भी है और आपके चैप्टर से ये पूछा भी जा सकता है। 27वां टॉपिक भी है हमारा डी ब्लॉक के तत्व। भाई डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, और संक्रमण तत्व, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ऐसे भी पूछा सकता है आपसे संक्रमण तत्व क्या है समझाइए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व के बारे में बताइए, या डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं समझाइए। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर 4 में आपका ज़्यादा नहीं, केवल ये 2 टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणियाँ क्या हैं, लैंथेनाइट श्रेणी क्या होती है और एक्टिनाइट श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा सकता है। केवल ये 2 टॉपिक हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको दोनों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में केवल आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना है चैप्टर 4 में आपको। अब आपका आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 की अगर हम लोग बात कर लें तो उपसह संयोजक यौगिक, जो आपकी चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक चैप्टर 5 का नाम भी है, और पहला टॉपिक भी आपका यही इंपॉर्टेंट है, उपसह संयोजक यौगिक से। या अगर आप पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। संयोजक यौगिक क्या है, इसको भी आपको लेकर चलना है अच्छी तरीके से। सारे चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है, आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक आपको साथ में लेकर चलना है, सारे टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं। भाई अगला आपसे कहा जा रहा है उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण, यानी कि उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है वो आपको बताना है। यानी IUPAC ने आपने इसमें पढ़ा होगा तो वो आपको इसमें करके दिखाना है। अगला भी लिगेंड, लिगेंड क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी आपसे पूछा सकता है 2 से 3 नंबर में। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं, अति लघु में क्वेश्चन आपसे बन सकता है।
ठीक है, क्योंकि लिगेंड क्या होते हैं IUPAC ने में आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, जैसे कोई भी हमारा IUPAC बाहर नाम लिखा हो जो ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं जो कि हमारा मुख्य यौगिक से जुड़ा रहता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अगला भाई लिखा है संयोजकता आबंध सिद्धांत। 32वां टॉपिक हमारा कहता है BBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि BBT संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये 5 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है आपके। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 नंबर से नीचे क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं जाता है आपसे। 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपकी चैप्टर 6 से शुरू होती है। तो यहाँ पर आपकी चैप्टर 5 तक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया कैसे कि आपको तैयार करना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 6 की। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 6 यानी कि हेलो एल्केन हेलो एरिन, यानी कि जो चैप्टर का आपका नाम है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इसमें आपको टॉपिक मिलेगा 33 यानी 33वां टॉपिक है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होते हैं ये आपको पढ़ लेना है। 34वां टॉपिक है हेलो एल्केनों का नामकरण। हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एल्केनों का नामकरण कैसे किया जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 35वां टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वुड्स अभिक्रिया यानी वुड्स रिएक्शन। इसमें आपसे पूछी जा सकती है 2 से 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया होती है 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, और साथ में एक होती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो उसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप वो भी पढ़ सकते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई आपसे पूछी जा सकती है। अगली भाई है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया तथा SN2 अभिक्रिया आपको चैप्टर 6 में मिल जाएगा हेलो एल्केन के चैप्टर में। ठीक है, ये क्या होती है SN1 और SN2 अभिक्रिया, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी टिप्पणी याद कर लेनी है। 2 से 3 नंबर में आपसे ये पूछी जा सकती है। ठीक है, और हो सकता है बढ़ा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। 2 नंबर में पूछा सकता है, 4 नंबर में पूछा सकता है, 3 नंबर में पूछा सकता है, बहुविकल्पीय में पूछा सकता है, MCQ टाइप है ना, MCQ टाइप में भी पूछा सकता है आपसे, और लॉन्ग में भी आपसे पूछा सकता है। क्वेश्चन कैसा भी हो उसको लोग बढ़ा देते हैं। जैसे आपको यही क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है हेलो एल्केन है, बोल दिया उन्होंने बोल दिया कि हेलो एल्केन क्या है इसके बारे में बताइए, आपसे 2 नंबर में कर दिया या 3 नंबर में पूछ लिया, या फिर ऐसे भी फिर अगर उनको क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि हेलो एल्केन क्या है समझाइए तथा हेलो एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसको आप उन्होंने 2 क्वेश्चन को एक में लिख दिया और 5 नंबर का क्वेश्चन कर दिया। तो ये तो उनके ऊपर है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब भाई टॉपिक हमारा है 37वां टॉपिक है हेलो एरिन। हेलो एरिन क्या होते हैं, जैसे ठीक है हेलो एरिन क्या होते हैं, जैसे आपके चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, तो हेलो एल्केन तो आपने पढ़ लिया। अब हेलो एरिन की बारी है। हेलो एरिन का आपको जैसे पढ़ना है उसी तरह आपको हेलो एरिन का नामकरण भी करना है। अभी आपने ऊपर क्या देखा था हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन का नामकरण, उसी प्रकार यहाँ पर भी है हेलो एरिन तथा हेलो एरिन का नामकरण। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, कैसे भी आपसे पूछा सकता है। अगला बात हम लोग कर लें क्लोरोबेंजीन की। भाई क्लोरोबेंजीन क्या होती है यह भी आपको पढ़ना है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5Cl। ये हो गई हमारी क्लोरोबेंजीन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इससे आपसे पूछा सकता है रिलेटेड इससे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई भी रिएक्शन इससे पूछी जा सकती है। अगला भाई क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी प्रयोगशाला विधि भी आपसे पूछी जा सकती है। क्लोरोफॉर्म क्या है, इसकी प्रयोगशाला विधि समझाइए, या क्लोरोफॉर्म की किसी न किसी रिएक्शन दिखाइए। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है तो आप जानते हैं CHCl3 है, तो हाँ ठीक है, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। अगला है भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ लेना। 41 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा सकता है 5 नंबर में मैक्सिमम। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक भाई चैप्टर है 7, चैप्टर 6 तक मैंने आपको बताया। अगला चैप्टर 7 है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है आपके एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल और ईथर। ठीक है, तो एल्कोहल फिनॉल और ईथर ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे क्या आपसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे जो पहला है 42वां टॉपिक, वो आपको एल्कोहल पूछा था कि आपका एल्कोहल है क्या, उस पर आपको बताना है, उसकी टिप्पणी आपको लिखनी है। 5 नंबर का आप उसको मानकर चलिए। फिर अल्कोहल का नामकरण, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन का नामकरण, उसी तरह अल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाता है वो आपको पढ़ना है। और इनका वर्गीकरण क्या होता है, अल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है, ध्यान रखिएगा नामकरण अलग है और वर्गीकरण अलग है। तो नामकरण भी आपसे पूछा सकता है, वर्गीकरण भी आपसे पूछा सकता है, और अल्कोहल के बारे में भी आपसे पूछा सकता है। तो अल्कोहल का मान के चलिए 5 नंबर में किसी न किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये हो गया आपका अल्कोहल। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला भाई हम लोग बात कर लें 45 टॉपिक, यानी कि 45वां टॉपिक कह रहा है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी 3 प्रकार के हमारे अल्कोहल होते हैं, उनमें आपको विभेद करना है। 5 नंबर में डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद आपको करना है। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन ये बनेगा। अगला है भाई एथिल अल्कोहल या एथेनॉल क्या होता है। एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल भी बोलते हैं और एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं और एथेनॉल भी बोलते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला भाई टॉपिक हमारा आता है फिनॉल। भाई अल्कोहल तो खत्म हो गया, अब चैप्टर का नाम था एल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो अब अल्कोहल खत्म हो गया, फिनॉल में आपको बता दें फिनॉल में आपको क्या पढ़ना है। फिनॉल क्या होता है हमारा C6
H5OH, ये होता है फिनॉल। जनरली हम लोग इस तरह से नहीं दिखा करके हम लोग इस तरह से दिखाते हैं फिनॉल को, आपको ध्यान होना चाहिए। इस तरह से हम लोग फिनॉल को दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग फिनॉल को दिखाते हैं और जहाँ पर OH हमारा ऊपर रहता है तो ये हमारे C6H5 हो गया और ये ऊपर OH साथ में जुड़ा रहता है, तो ये हमारा फिनॉल इस तरह से भी हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन बनता है 48वां टॉपिक बनता है फिनॉल का वर्गीकरण। भाई फिनॉल का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। फिनॉल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अगला है फिनॉल के निर्माण की विधियाँ, फिनॉल कैसे बनाया जा सकता है प्रयोगशाला में, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। यानी कि फिनॉल की प्रयोगशाला विधि भी और फिनॉल के निर्माण की विधियाँ क्या क्या, कैसे आपको फिनॉल बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हमारा फिनॉल का टॉपिक खत्म हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक है ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आपने एल्कोहल फिनॉल समझ लिया। अब आपका अगला टॉपिक है ईथर। ईथर में आपको क्या पढ़ना है, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण। ईथर क्या होता है और उसका ईथर का वर्गीकरण आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 5 नंबर में मैक्सिमम ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। भाई अगला है ईथरों का नामकरण। ईथरों का वर्गीकरण करना है, ईथरों का नामकरण है और ईथर क्या होते हैं ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है ईथरों के निर्माण की विधियाँ। जैसे भी आपने ऊपर पढ़ा फिनॉल के निर्माण की विधियाँ, उसी प्रकार से आपको बनाना है ईथर के निर्माण की विधियाँ। ईथर की प्रयोगशाला विधि आपको आनी चाहिए, ठीक है। ईथर क्या होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है डाई एथिल ईथर बनाने की विधियाँ। डाई एथिल ईथर कैसे आप बना सकते हैं प्रयोगशाला में। तो डाई एथिल ईथर पहले होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। C2H5- सिंगल बॉन्ड से लगा रहता है और साथ में फिर C2H5, ये हमारा होता है डाई एथिल ईथर। एथिल ईथर के 2 अणु लगे रहते हैं, साथ में बीच में क्या लगा रहता है, सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा रहता है, तो C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का इसको आपको पढ़ लेना है इसके बारे में, ठीक है। 5 नंबर में मैक्सिमम ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये तो भाई हो गया आपका चैप्टर 7। हम लोग बात कर ले भाई चैप्टर 8 एल्डिहाइड और कीटोन, जिसका आपका चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। तो कीटोन एवं एल्डिहाइड में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपको पढ़ना है, एल्डिहाइड होते क्या हैं, जो कि आपके चैप्टर का नाम ही है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, एल्डिहाइड एवं कीटोन जो कि आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण आप कैसे करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बार बार मैं आपको क्यों बताऊं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है वो सारे, ठीक है। सारे टॉपिक मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही लिए हुए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। जैसे आपने एल्डिहाइड पढ़ा, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण करना है आपको। उसके बाद आपने देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, जैसे भी आता कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण 58वां टॉपिक, ठीक है। जैसे भी 58 टॉपिक था हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, उसी तरह 59 टॉपिक हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो ये भी आपको पढ़ लेना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 आपके 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मैं बताता चलूँ साथ में। 60वां टॉपिक हमारा कह रहा है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट रिएक्शन क्या होती है, इस पर भी आपको शॉर्ट नोट्स पूछा सकता है 5 नंबर में। तो भाई स्मिट अभिक्रिया क्या होती है ये आपको पढ़ लेना है। नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं, नाइट्रो यौगिक यानी कि जिसमें नाइट्रोजन जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, उनको हम लोग नाइट्रो यौगिक कहते हैं, ठीक है। फार्मिक अम्ल क्या होता है, फार्मिक अम्ल के बारे में आपको पढ़ना है। फार्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन आपको ये सब कुछ छोड़ना नहीं है। एथिलेमिन बनाने की विधि, एथिलेमिन बनाने की कहाँ पर विधि, यानी कि प्रयोगशाला विधि। जहाँ पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एथिलेमिन बनाने की विधि लिखिए, तो इसका मतलब आपसे प्रयोगशाला विधि कही जा रही है, ठीक है। 64 टॉपिक हो गया हमारा एथिलेमिन बनाने की विधि। अगला टॉपिक हमारा 65वां टॉपिक है डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण क्या होता है ये आपको पढ़ लेना, छोड़ना आपको कुछ नहीं है। जितना भी मैंने लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। बाद में जब आप पेपर देकर आइएगा तो इसको मिलाइएगा, सारे टॉपिक आपको यही मिलेंगे पेपर में, ठीक है। क्योंकि लगातार पिछले 6-7 साल के मैंने पेपर उठा के ही सारे टॉपिक लिए हुए हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं, ठीक। अब ठीक, अब बारी आती है चैप्टर 10, यानी कि आपका चैप्टर लास्ट, जो आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 10। तो उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है भाई। ये चैप्टर ऐसा है ना, आपके पूरे चैप्टर में सबसे लास्ट चैप्टर ऐसा है ना जो कि आपके स्कोरिंग मार्क्स बहुत बढ़ाता है, जो कि आपकी स्कोरिंग बढ़ाता है पेपर में, ठीक है। स्कोरिंग बहुत ही बढ़ाता है। क्यों भाई बढ़ाता है, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें आपको थ्योरी ज़्यादा लिखनी है और थ्योरी में आपको वैसे भी नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं है, आराम से आप इसको थ्योरी याद कर सकते हैं। तो याद करने वाला टॉपिक आराम से याद कर सकते हैं आप। सबसे पहला जो, ठीक है, सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है ये आपको पढ़ना है। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और एक होता है मोनोसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, ये सब आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट में ही। आपको ये सब चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर 10 में, ठीक। चैप्टर का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक। अब भाई कह रहा है 69 टॉपिक है सेल्यूलोज क्या होते हैं। सेल्यूलोज क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। और एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एमिनो अम्ल क्या होते हैं। फिर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, अब आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में मुख्य भूमिका निभाता है, तो आप सब जानते हैं प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है प्रोटीन। इसमें शॉर्ट नोट्स आपसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में शॉर्ट नोट्स बनते हैं, जब भी बनते हैं तो 5 नंबर तो आपके खिंच जाते हैं आराम से। 5-6 नंबर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट।
अगला भाई सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप लोग कहते हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर। भाई डीएनए और आरएनए में जब भी आपसे अंतर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन बनेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉडल भी आपसे पूछा सकता है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार रखना है। लेकिन डीएनए और आरएनए में अंतर तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनता ही बनता है। 7 सेट में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब आपकी किस्मत के ऊपर है, हो सकता है आपके ही सेट में क्वेश्चन ही आ जाए, तो इसको आपको रट लेना है, पहले से आपको इसको तैयार करके रखना है साथ में, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं भाई, अगला भाई टॉपिक कर रहा है हमारा 73 टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं भाई, इसको भी आपको पढ़ लेना है। एंजाइम कैसे आपको तैयार करना है अच्छी तरीके से, इसको भी आपको पढ़ लेना है। एंजाइम क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए आरएनए हो गया। अब इसमें क्या बचा है, चैप्टर 10 में आपका बचा है सबसे लास्ट जो है वो विटामिन। विटामिन में आपको क्या पढ़ना है, विटामिन भाई कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया और विटामिन के हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे विटामिन जितने भी हैं आपसे कोई भी विटामिन पूछा सकता है। विटामिन ए बताइए, विटामिन बी के बारे में बताइए, विटामिन के बारे में बताइए। तो आपको सारे आपको विटामिन तैयार कर लेने हैं, कौन से विटामिन का क्या स्रोत है, ठीक है, और किसके कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं, तो ये सब आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है विटामिन में। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला और सबसे लास्ट जिसको आप कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉडल। जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉडल, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉडल ऐसा है, ये आपसे कहीं ना कहीं 2 साल या 3 साल में रिपीट जरूर होता है पेपर में, लेकिन तो इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉडल क्या होता है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। सारे टॉपिक हैं, आपको कोई भी टॉपिक इग्नोर नहीं करना है। सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अच्छे आपको नंबर लेकर आने हैं। हम लोगों ने जो इस बार टारगेट रखा है वो रखा है 95+, ठीक है। चाहते हैं कि 95+ नंबर आपके भी आएँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 काम करने हैं। पहला जो काम करना है वो आपको क्या करना है, पूरे इस वीडियो को जितने मैंने टॉपिक आपको बताया सब कुछ अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट काम वो क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके और आप जान सकें कि क्या क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि आपके पास क्या बचा है, 2 महीना केवल बचे हुए हैं, 2 मंथ बचे हुए हैं। केवल 2 महीने में क्या करना है आपको, 2 महीने में आपको तगड़ी तैयारी करनी है, ताकि आप भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकें और अपने अच्छे खासे नंबर ला सकें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स के भी हेल्प हो सके। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।